हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं नकुल कुमार योर साइंस टीचर। स्टूडेंट, हमने जो कल बातें की थी वह कुछ पैमाने के बारे में बातें की थी, तापमान के बारे में बातें की थी, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन तापमान पैमाने के बारे में समझाया था और कुछ नोट भी लिखाए थे, पॉइंट भी लिखाए थे, खोजकर्ता के बारे में भी अध्ययन किया था हमने। स्टूडेंट, आज जो बातें करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की बातें करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है आज हमारा वो क्या है? वाष्पीकरण है। क्या है? वाष्पीकरण। स्टूडेंट, वाष्पीकरण की परिभाषा मैंने पहले भी लिखाया था, पहले भी समझाया था। आज हम वाष्पीकरण के ही बारे में अध्ययन करेंगे कि वाष्पीकरण क्या है और वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है और वाष्पीकरण का जो कारक है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक है वो क्या है और हमारे जो डेली लाइफ में जो यूज होते हैं इनके जो उपयोग हैं, उदाहरण हैं, उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। और साथ ही हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और आप इस क्लास को बेहतर बनाने के लिए पिछली क्लास को आप लगातार समझिए, पिछली क्लास को देख के आइए, जब भी इस क्लास को आप पकड़ पाओगे। जरा समझिए स्टूडेंट, वाष्पीकरण क्या है? तो परिभाषा कही है हमने, क्वथनांक से नीचे का किसी तापमान पर, मैंने क्या कहा है कि क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर, ध्यान से सुनो क्या कहा गया है। क्वथनांक क्या होता है? पहली बात तो ये है किसी द्रव का वाष्प में बदलना या उबलना। क्लियर? जिस ताप पर द्रव उबलता है उस ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। किसी द्रव का क्वथनांक से नीचे किसी ताप पर, किसी द्रव का किसी क्वथनांक से नीचे किसी ताप पर किस में बदलना? द्रव की सतह से द्रव के कणों को, क्या द्रव की जो सतह होती है उसके कणों का वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। हमने क्या कहा कि कुछ जो द्रव होते हैं वो अधिक वाष्पशील होते हैं और कुछ जो द्रव होते हैं वो कम वाष्पशील होते हैं। तो परिभाषा के बारे में जो हमने लिखा है वो समझाएं, तो उस प्रकार समझाएं कि क्वथनांक से कम तापमान पर किसी द्रव का वाष्प में बदलना, क्या बदलना? वाष्प में बदलना। क्वथनांक से कम तापमान पर किसी द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। क्लियर? तो स्टूडेंट, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक भी बहुत होते हैं हमारे पास, आज वो जरा समझेंगे हम। स्टूडेंट, सबसे पहले आता है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे फर्स्ट पॉइंट है सतही क्षेत्रफल। स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे लिखाया था कि सतह से द्रव के कणों का वाष्प में बदलना। ऐसा क्यों होता है कि वो क्वथनांक से नीचे तापमान पर भी किस में बदल जाता है? द्रव वाष्प में बदल जाता है। इसे हम समझने के लिए गैसों का एक अणुगति सिद्धांत होता है। किसी क्या होता है? अणुगति सिद्धांत के आधार पर हम क्या करेंगे? वाष्पीकरण को अच्छे से समझेंगे, उदाहरण के साथ समझेंगे। जरा समझो। इसमें मेरे पास कोई पात्र है, मेरे पास क्या है? एक पात्र है, कैसा? खुला हुआ। कैसा पात्र है? खुला हुआ। और स्टूडेंट, इसमें मैंने कोई द्रव भरा हुआ, जैसे कि मान लीजिए इसमें जल भरा हुआ है। आज जरा उसकी बातें करें। इसमें द्रव भरा हुआ है। अब होता क्या है कि क्वथनांक से कम तापमान पर, मान लिया कोई भी टेम्परेचर रहा होगा, या टेम्परेचर मान लिया कोई भी टेम्परेचर टी है हमारे पास। के लिए तो स्टूडेंट होता क्या है कि जो क्वथनांक से कम तापमान पर जो द्रव है इसके जो कण है, आप जानते हो कि द्रव के जो कण हैं वो लगातार क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात है कि वाष्पीकरण क्यों होता है, किसी द्रव का वाष्पीकरण क्यों होता है। आपने सीखा है कि द्रव के जो कण हैं वो लगातार क्या होते रहते हैं? लगातार गतिशील होते रहते हैं, लगातार गतिशील रहते हैं। वो गतिशील जो है, इसके जो कण हैं, ये जो द्रव के जो कण होंगे वो लगातार क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। और वो लगातार गतिशील होने के कारण वो एक दूसरे से क्या करते रहते हैं? टक्कर करते रहते हैं। मैंने क्या कहा था कि किसी द्रव के जो कण होते हैं, द्रव के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं? लगातार गति करते रहते हैं। और कैसी? अनियमित वेग से गति करते हैं। अनियमित वेग का मतलब कोई इधर की दिशा में गति कर रहा है, कोई इधर की दिशा में गति करता है। जैसे कि मछली बढ़ती जाए किसी पात्र में या कांच का कोई बीकर हो, उसमें जो मछली की देखिए आपने गति, मछली को इधर को जाती है, कोई इधर को जाती है, तो जो गति होती है। इसी प्रकार हमारे द्रव है उसके जो कण हैं वो लगातार क्या करते हैं? गति करते हैं। लगातार गति करने से होता क्या स्टूडेंट्स में कि वो आपस में टक्कर करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? टक्कर। और टक्कर करने से उनकी किसी की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा बदल जाती है उनकी। तो ध्यान रखना, टक्कर के बाद उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बदल जाती है। किसी की टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी तो किसी की स्वाभाविक है बढ़ जाएगी। तो टक्कर के बाद जिन कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, मैंने क्या कहा था? ध्यान सुनो कि द्रव के कण क्या करते हैं? लगातार गतिशील रहते हैं और कुछ कणों के आपस में टकराने से
टक्कर होने से कुछ कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और जिन कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है वह कण द्रव की सतह पर, द्रव की सतह का मतलब ये सतह पर आ जाते हैं, द्रव की सतह को छोड़कर बाहर जाने लग जाते हैं, का जो उनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। तो स्टूडेंट्स इसमें से बहुत सारे कण क्या होते हैं, इस सतह से क्या हो जाते हैं, निकलने लग जाते हैं। क्लियर, इस सतह से क्या हो जाएंगे, वायुमंडल में उठने लग जाएंगे। तो द्रव की सतह को छोड़कर ये कौन में जा रहे हैं, वायुमंडल में जा रहे हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखना कि जब कोई किसी जो द्रव है, हमारे पास जो द्रव है उसके जो कण है अनियमित वेग से गति करते रहते हैं, वो आपस में टक्कर करते रहते हैं, जिनके कारण उनकी गतिज ऊर्जा बदल जाती है। अधिक गतिज ऊर्जा वाले कण इसके जो द्रव की सतह है इसे क्या करते हैं, छोड़कर वायुमंडल में जाने लग जाते हैं। जो कण वायुमंडल में जाने लग जाते हैं उन्हें वो वाष्प हम कहते हैं। तो ये जो वाष्प वायुमंडल में जाने की जो प्रक्रिया है इसे हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, हम वाष्पीकरण कहते हैं। स्टूडेंट वाष्पीकरण में क्या होगा, जितनी ज्यादा सतह होगी, स्टूडेंट ध्यान दें, जितनी ज्यादा सतह होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। तो स्टूडेंट हम इसे प्रभावित करने वाले कार्य की बात करें कि ये कब ज्यादा होगा और कब कम होगा। तो सबसे पहले बात की है सतही क्षेत्रफल बढ़ जाने से। सतही क्षेत्र बढ़ जाने से क्या होता है, बढ़ता है। जरा समझो स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि सतही क्षेत्र बढ़ने से क्या होता है, इसका जो एरिया है ये क्षेत्र बढ़ने से, इसकी जो सतह का क्षेत्र बढ़ने से जो इसके जो कणों के इसके जो अणु हैं, अधिक गतिज ऊर्जा वाले अणु हैं, वो कण हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो बाहर वायुमंडल में निकलने के लिए उनकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर, सतही क्षेत्र बढ़ने से क्या होगा, उन कणों की जो हम संख्या वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी पर सेकंड। क्लियर, तो जिससे क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, यानी अधिक अणु निकलेंगे जल से तो वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा, अधिक अणु किसी द्रव से निकलेंगे तो वो भी वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा। सेकंड बात तो होती है कि तापमान बढ़ाने बढ़ता है, तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, बढ़ता है। इसमें हम तापमान बढ़ाएं तो क्या होगा, देखा होगा आपने, गर्मियों के दिनों में कपड़ा जल्दी सूख जाते हैं, जाड़ों के दिनों में कपड़ा कम सूखते हैं। गर्मियों के दिनों में पानी को फैला दो, द्रव को फैला दो तो क्या है, जल्दी सूख जाता है और जाड़ों में कम सूखता है। तो उसका कारण यह है कि स्टूडेंट कि तापमान बढ़ने से क्या होता है, इन कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इन कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होगा, यह द्रव की सतह को छोड़कर किस में पहुंच जाएंगे, वायुमंडल में पहुंच जाएंगे। क्लियर, बात समझ में आती है कि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगी तो कण आपस में कण क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा किसे पहुंचेंगे, वायुमंडल में पहुंचेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि ताप बढ़ाओगे तो क्या होगा, ताप वृद्धि पर क्या होगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। इन पॉइंट को आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए भी जाते हैं। नमी यानी आर्द्रता में कमी होने पर बढ़ता है, कमी होने पर क्या होता है, आर्द्रता में जो कमी होगी उस पर क्या होगा, बढ़ेगा। यानी नमी जो है, ठंडक जो है, जल वाष्प जो है वायुमंडल में, जल वाष्प की मात्रा कम होने से क्या होगा, यानी जल वाष्प की मात्रा कम होने का मतलब है कि तापमान में वृद्धि होने से तो क्या होगा, वाष्पीकरण क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, जाड़ों में देखा होगा, जितनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, जितनी कम ठंड होगी उसमें वाष्पीकरण क्या होगा, ज़्यादा होगा, कपड़े सूख जाते हैं, और यदि ज़्यादा पड़ेगी तो कम सूखते हैं। क्लियर, तो अब अगली पॉइंट है, वायु की गति बढ़ने पर बढ़ता है। आपने देखा होगा घर में जब पोछा लगाते हैं, फर्श पर जो पोछा लगाते हैं, पोछा लगाने के बाद जो घर में जो पोछा लगाते हैं पंखा को चला दिया जाता है, फैन को ऑन कर दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं कि जिससे वो जो सतही हमने जो पानी फैलाया है पोछे के रूप में है, जो पोछा लगाया है वो पानी क्या है, उसका जो द्रव है, द्रव क्या हो, उड़ जाए, क्या हो जाए, जल्दी से वाष्पीकरण हो जाए। इसे सुखाने के लिए हम क्या करते हैं, वाष्पीकरण करने के लिए क्या करते हैं, पंखे को चला देते हैं। पंखे चलाने से क्या होगा, हवा जो वायु है, वायु की तीव्रता जितना वायु का जो वेग होगा वो बढ़ जाता है। बढ़ने से क्या होगा, उन कणों को जल्दी से क्या करेगा, वायुमंडल पहुंचा देगा। जो द्रव के जो कण हैं, जो फर्श फैले हुए, उन्हें क्या करेगा, जल्दी से वायुमंडल में मिलाने का कार्य करेगा। क्लियर, तो वायुमंडल में क्या है, वायु गति बढ़ने पर बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि हमें वाष्पीकरण के कारण शीतलता का अनुभव क्यों होता है, इसे समझेंगे। आपने सीखा है वायुमंडल में जो ये कण जाने लगते हैं तो इस प्रक्रिया में को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। और अधिक ऊर्जा वाले अणुओं के द्रव की सतह को छोड़कर निकल जाने से, अभी आपने सीखा था कि ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है कि अधिक ऊर्जा वाले जो कण हैं वो अधिक ऊर्जा पाकर क्या निकल जाते हैं, उसमें निकल जाते हैं, वातावरण में निकल जाते हैं, वायुमंडल में निकल जाते हैं।
कौन निकल जाते हैं, अधिक ऊर्जा वाले कण निकल जाते हैं। तो अधिक ऊर्जा का मतलब ऊर्जा में क्या हुई है, कमी हुई है। तो ध्यान रखना जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है तो तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो अधिक ऊर्जा वाले अणु तो निकल गए बाहर, तो तापमान में क्या होगी, कमी होगी। और तापमान में कमी होने से हमें क्या महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है, शीतलता महसूस होती है। क्योंकि अधिक ऊर्जा वाले, अधिक ऊष्मा वाले जो कण है वो क्या हो गए, वो वायुमंडल में निकल गए। तो वाष्पीकरण के लिए द्रव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह आप जानते हो। यह ऊष्मा की द्रव के भीतर से ही प्राप्त होती है। यह ऊष्मा कहां से प्राप्त होती है, द्रव को अंदर से ही प्राप्त होती है, टक्कर के दौरान। क्लियर, द्रव के अंदर से ही प्राप्त होती है, जिससे द्रव का ताप तो कम हो जाता है, बताया था मैंने, और हमें महसूस क्या होता है, शीतलता है, ठंडक महसूस होती है। इसके कुछ उदाहरण भी हमने अनुभव किए हैं, जरा वो समझिए। आपने देखा होगा खुले बर्तन में पानी को रख दिया जाए, द्रव को रख दिया जाता है, कुछ समय बाद क्या होता है, वो कम होने लग जाता है। आप देखना कुछ समय बाद वो पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद धीरे धीरे क्या होता है, वाष्पीकरण होने के कारण क्या होता है, कम होने लगता है। अब पेट्रोल या इत्र या एसीटोन को अपन हथेली पर रखें। मैंने क्या कहा, या पेट्रोल को या इत्र को या एसीटोन को आपने हथेली पर रखा हो तो क्या महसूस होता है, ठंडक महसूस होती है, ठंडी महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है, जरा समझे। इसमें होता क्या है कि हथेली पर जब पेट्रोल इत्र को रखें, इत्र या एसीटोन को रखें, तो उसका वाष्पीकरण होता रहता है। किसका, पेट्रोल या इत्र या जो भी रखा है अपने, उसका वाष्पीकरण होने से क्या होगा, उसकी जो ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। उसकी ऊर्जा कम होने से क्या होगा, वो उस ऊर्जा में जो कमी हुई है, किसमें कमी हुई है, ऊर्जा में जो कमी हुई है, उसे वो कहां से प्राप्त करेगा, हमारी हथेली से प्राप्त करेगा, या हथेली के चारों तरफ के वातावरण से प्राप्त करेगा। तो हथेली से प्राप्त करेगा ऊर्जा को, तो हमें क्या महसूस होगा, ठंडक महसूस होगा। क्लियर। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की बातें करेंगे। घड़े में स्थित पानी का अधिक ठंडा महसूस होना। आपने देखा होगा, जब घड़े में पानी भर दिया, मैंने बनाया है, इस घड़े में पानी को हमने भरा है, तो भरे होने से क्या होगा, इस घड़े के छोटे छोटे क्या होते हैं, रंध्र होते हैं। क्या होते हैं, रंध्र होते हैं। इस घड़े में की जो मिट्टी होती है, इसमें क्या है, जो घड़ा बना होता है, इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं। इन रंध्र से क्या होगा, अधिक ऊर्जा वाले जो कण हैं वो क्या करते हैं, वाष्पीकरण के कारण क्या होगा, जो रंध्र में से क्या निकलेगा, जल निकलेगा, और जो ऊर्जा कहां से प्राप्त करेगा, अंदर की सतह से प्राप्त करेगा। क्लियर। तो अंदर की सतह से ऊर्जा प्राप्त करने पर क्या होगा, बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल जाने से क्या होगा कि अंदर का तापमान कम हो जाता है, जिससे हमें क्या मिलती है, शीतलता, ठंडा पानी महसूस होता है। अगली बात करें, गर्मियों में आप सूती कपड़े का पहनना। गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, देखा हो, गर्मियों में हम जो शारीरिक प्रक्रिया करते हैं तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, हमें पसीना आता है, पसीना आ जाने से क्या होगा, जो सूती कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े से क्या होगा, सूती कपड़े क्या करता है, पानी को ज़्यादा सोखता है। क्या करता है, पानी को ज़्यादा सोखता है। और हमारी बॉडी से क्या है, पसीना निकलने से क्या होगा कि जो पानी है हमारे में, जो पसीना है, वो क्या उसे कपड़े के द्वारा सूख लिया जाता है। और सूखने में क्या होगा कि वाष्पीकरण में क्या होगा, वाष्पीकरण आसानी से हो जाता है। पसीने का क्या होगा, वाष्पीकरण आसानी से हो जाता है। और सूती कपड़े इसलिए पहना जाता है कि जिससे कि ये सूती कपड़ा क्या है, द्रव को या जो पसीना है इसको आसान बहुत ही अच्छे से सोख लेता है। क्लियर। सोखने से क्या होगा, बाहर का जो वातावरण है इसको क्या है, अणु जाते रहेंगे, द्रव के या पसीने के जो अणु है वो जाते रहेंगे, और हमें अंदर महसूस क्या होती रहेगी, ठंडक, क्योंकि तापमान अंदर का कम होगा और बाहर को अणु जाते रहेंगे। स्टूडेंट, आपने देखा होगा किसी कांच की गिलास में या किसी पात्र में हम पानी को भरे, ठंडे पानी को भरे, शीतल जल को भरे, तो उसके बाहर बूंद बूंद दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है, जरा समझिए। इसमें होता क्या है कि जो बाहर से जो इसमें जल भरा हुआ है, जल भरने होने से क्या है, वायुमंडल में जो उपस्थित जल वाष्प होती है, वायुमंडल में कौन उपस्थित होती है, जल वाष्प जो होती है, जो वायुमंडल में उपस्थित होती है, वो क्या होती है, इस ठंडे जल के संपर्क में आ जाती है। किसके संपर्क में आ जाती है, ठंडे जल के संपर्क में आ जाने से क्या होता है, उसकी जो ऊर्जा क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। उसकी ऊर्जा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। उसकी ऊर्जा में जो कमी होगी, उसकी ऊर्जा में क्या होगी, कमी होने से क्या होगा, जो जल वाष्प है वो किसके रूप में बन जाएगा, द्रव अवस्था में बदल जाएगा। जो तापमान कम होने से जल वाष्प किस में चेंज हो जाएगी, बूंद बूंद के रूप में जमा हो जाएगी। क्लियर, बात समझ में आती है। अब बातें करते हैं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इससे संबंधित वाष्पीकरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। पेज नंबर 11 पे एक क्वेश्चन है, उसे पूछा गया है गर्मियों के दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों महसूस होता है। तो स्टूडेंट, इसका जो जवाब लिखोगे आप क्या लिखोगे कि तापमान वृद्धि से, क्या लिखोगे, तापमान बढ़ने से क्या होता है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की दर बढ़ जाने से क्या होगा, अधिक मात्रा में क्या होगा, जल का वाष्पीकरण होगा। जो जल का अधिक मात्रा में वाष्पीकरण होगा तो वो क्या महसूस होगी, वहाँ से
जो ऊर्जा कम होती है, ऊर्जा कम होने से क्या होगा, ठंडक महसूस होती है, इसलिए हमें क्या अधिक ठंडा महसूस होता है। क्लियर। सेकंड न्यूमेरिकल की बात करें, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों हो जाता है। आपने देखा है गर्मियों के दिनों में जो जल है वो ठंडा क्यों हो जाता है, क्योंकि घड़े में ऊपर से रंध्र में से क्या होता है, वाष्पीकरण होने लगता है, और वाष्पीकरण में जो ऊर्जा जो खर्च होती है वो कहाँ से प्राप्त करता है, घड़ा अंदर से, अंदर के जल से प्राप्त करता है। आप लिख पाओगे। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। आपने देखा, अभी सीखा था कि हथेली वो क्या करेगा, वाष्पीकरण के कारण, हमारी जो वाष्पीकरण के कारण जो इत्र या पेट्रोल जो वाष्पीकरण के कारण उड़ेगा, उड़ने से क्या होगा, हमारी जो वाष्पीकरण में, जो वाष्पीकरण के दौरान जो ऊर्जा में जो कमी होती है उसके, तो वो कहाँ से पूर्ति करेगा, हथेली से, हथेली के चारों तरफ से पूर्ति करेगा, जिस कारण हमें क्या महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है। अभी सीखा था आपने। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें कहा गया है कप की अपेक्षा प्लेट को हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पीते हैं। आपने देखा होगा जो कप होता है उसका जो मुख होता है वो छोटा सा होता है, और जो प्लेट होती है वो कैसी होती है, चौड़ी होती है। तो स्टूडेंट यहाँ से जो अणु है वो कम मात्रा में निकलते हैं, और यहाँ से वाष्पीकरण के अणु क्या होंगे, ज्यादा मात्रा में निकलेंगे। तो स्वाभाविक बात है कि सतही क्षेत्र बढ़ जाने से क्या होगा, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाने से क्या होगा, टेम्परेचर में क्या होगा, जल्दी से कमी आएगी, और जब टेम्परेचर में अंदर के द्रव में कमी आएगी तो हम आसानी से पी पाएंगे। क्लियर। तो अब बातें करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें कहा गया है गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, आपने भी सीखा था, सूती कपड़े पहनने चाहिए। क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि यह क्या करता है, हमारे बॉडी से निकलने वाला पसीने को क्या करता है, सोखता है। सोखने के कारण क्या होगा, जिससे वातावरण को अधिकतम वाष्पीकरण, पसीने को क्या कर सके, वाष्पीकरण कर सके। क्लियर। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। अब नेक्स्ट जो क्लास लगेगी वो मंडे को लगेगी, और तो मंडे को जो लेके आएंगे वो आपके कुछ एक्सरसाइज प्रश्न हैं, एक्सरसाइज में अभ्यास में प्रश्न दे रखे हैं एनसीईआरटी के, उन्हें सॉल्व कराएंगे हम। तो जब तक के लिए आप इन्हें रिवाइज करें, और पिछली क्लास जिन्होंने नहीं देखी वो पिछली क्लास को देखें। पिछली क्लास जितनी वीडियो है, जितनी 9th क्लास से संबंधित वीडियो है वो आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हो।